गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो चल रही थी और 3 लेक्चर प्रोबेबिलिटी के हुए, और जब आप इसके पहले का यानी तीसरा लेक्चर देखेंगे तो मैंने लास्ट जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर हमने आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बताया था। सारे बच्चे बहुत गौर से मेरी बात को सुन लें। ये चौथा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर के आखिर में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बताया था। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में ये बताया था कि जब 2 घटनाएं साथ साथ घटित ना हो, अगर 2 घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ भी हमने बताया था और यहाँ भी हम बता रहे हैं, और अगर वहाँ नहीं बताया तो यहाँ सुन लें कि अगर किसी सिक्के को उछाला जाए तो हेड और टेल साथ साथ नहीं आ सकता। तो जो हेड और टेल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुई। अगर हम किसी पासे को उछालें तो 1 आएगा तो 2 नहीं आएगा, अगर 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब 1 से 6 तक सारी घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। कंक्लूजन यही है कि इफ़ 2 इवेंट्स कैन नॉट अकर टुगेदर देन दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई और ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसको शॉर्ट में बच्चों हम लोग यहां के बार ME से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां तक बात आई। अगर इसी को हम लोग सेट थ्योरी से अटैच करें तो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है डिसजॉइंट और उसका उल्टा हो जाएगा जो डिसजॉइंट ना हो। हम लोग सेट थ्योरी में डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर 2 सेट A और B लिए जाएं, क्या लिए जाएं? 2 सेट A और B लिए जाएं, और अगर वो डिसजॉइंट हैं, सुनिएगा सारे लोग, ये सेट थ्योरी में है कि इफ A and B are 2 sets which are not disjoint। देखिए अब थोड़ी सी जो है वो सेट थ्योरी आपको जानना होगी कि अगर A और B दोनों जो हैं अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है कि अगर इनके वेन डायग्राम बनाए जाएं तो इस तरीके के वेन डायग्राम बच्चों आएंगे। ये इस तरीके के यहाँ के ऊपर ये आएंगे, और ये नॉट डिसजॉइंट है, यहाँ के ऊपर नॉट डिसजॉइंट का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। अगर मान लिया जाए कि सेट A यहाँ के ऊपर ये है और सेट B यहाँ के ऊपर ये है, अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें 4 5 और यहाँ के ऊपर ये 6 होगा, ये डिसजॉइंट होंगे। दोनों वेन डायग्राम में, दोनों सर्कल में कोई भी चीज अगर कॉमन नहीं है तो कहलाया जाएगा कि नॉट डिसजॉइंट। और अगर दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है तो नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर A यूनियन B बराबर हो जाता है यहाँ के ऊपर NA और प्लस यहाँ के ऊपर NB माइनस के NA इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर B। सारे बच्चे सुनिएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1। देखिए फिर सुन लीजिए कि अगर दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं होने का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होने का मतलब यह है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको प्रोबेबिलिटी की भाषा में भी समझा रहे हैं। दैट इज यहाँ के ऊपर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। तो कार्डिनल नंबर A यूनियन B में NA प्लस NB और माइनस के NA इंटरसेक्शन B होंगे। ये यहाँ के ऊपर क्या हो गया कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। बात आप समझ लीजिए, जो भी डेरिवेशन होगा वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होगा। फिर हम लोग इसके आगे के स्टेप में बच्चों जाएंगे, और यहाँ पर ये देखो NA यूनियन B बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखो NA और प्लस यहाँ के ऊपर NB माइनस A इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर B होगा। NS से यहाँ डिवाइड कर दो, NS से बच्चों यहाँ डिवाइड कर दो, NS से यहाँ डिवाइड कर दो,
और NS से यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरफ NS से डिवाइड कर दिया। अगर NE इसको समझा जाए E और NS इसको समझा जाए तो PE होगा, और यहाँ पर आ जाएगा PA इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन यहाँ के पर ये B। अगर ये NE अपान NS होता तो PE होता, यानी E की जगह पर A यूनियन B है, तो ये पूरे का पूरा हिस्सा PA यूनियन B हो जाएगा, और ये PA हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ के पर PB, और माइनस के यहाँ के पर आ जाएगा PA इंटरसेक्शन यहाँ के पर ये B। देखिए इस फार्मूले का बच्चों सारे लोग यहाँ के पर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, सारे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पॉइंट आप समझिए कि अगर दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं तो हमारा ये फार्मूला होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये लाइन हमने खींच दी। देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, आर यहां के पर ये डिसजॉइंट। देखिए एक बात आप सुनिए, कोई भी चीज जो है वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना करे। अगर A और B आर डिसजॉइंट, दैट इज यहां के पर सिचुएशन क्या कही जाएगी कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए सिचुएशन क्या है कि नॉट डिसजॉइंट जब कहा गया तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाएगा, और उसके बाद में अगर A और B को डिसजॉइंट कहा गया तो कहा जाएगा A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि जब आपस में एक साथ घटनाएं घटित ना हो। तो सिचुएशन क्या हुई कि यहां के पर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहां के पर N A इंटरसेक्शन B। ये मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया था, ये पीछे के लेक्चर में आप देख लीजिएगा कि अगर दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। देखिए अगर कहीं पर हम गलती करेंगे तो हम उसको सुधार देंगे, जरूरी नहीं है कि चैनल पर पढ़ाया जा रहा है तो आदमी गलती नहीं कर सकता। आप जितनी बात आपसे कही जा रही है उतनी आप यहाँ के ऊपर सुने, हो सकता है कि कहीं के ऊपर कोई चीज गलत डिलीवर हो जाए। A एंड B, लेकिन उसको सुधार दिया जाएगा। इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कि ये है दैट इज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, और अगर कॉमन नहीं होगा तो A इंटरसेक्शन B जो है जब कॉमन हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और उसमें कार्डिनल नंबर यहाँ के ऊपर 0 हो जाएंगे। और अगर 0 हो जाएंगे, बात आप समझ लें, तो सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी कि PA यूनियन यहाँ के ऊपर ये B होगा, और बराबर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर PA, और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए PB यहाँ तक ही आया, और जब ये वाली वैल्यू आप यहाँ के ऊपर ये 0 रख दिएगा और 0 अपान NS करिएगा तो ये हिस्सा जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। जब आप NA इंटरसेक्शन B यहाँ से 0 रखिएगा और 0 और अपान NS करिएगा तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये जो PA इंटरसेक्शन B है, बराबर ये वैल्यू आ जाएगी NA इंटरसेक्शन B बराबर 0 होगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर 0, क्योंकि यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो फार्मूला आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर ये फार्मूला आ जाएगा। तो बात सारे बच्चे देखिए इसमें दिमाग में रखें कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इफ A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB और माइनस के PA इंटरसेक्शन B होगा। और अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो फार्मूला जो है यहाँ के पर ये इस्तेमाल होगा, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी ये फार्मूला इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये फार्मूला इफ A एंड B आर नॉट म्यूचुअली यहाँ के ऊपर एक्सक्लूसिव। ये पॉइंट यहाँ तक आया। यहीं पर दो इवेंट्स के लिए तो बच्चों ये हो गया। यहीं पर रुक के हम तुम लोगों को ये बात बता दें
कि इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल से पहले कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, सारे बच्चे सुने कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो सबसे पहले आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि ए यूनियन बी जो इवेंट है वो एट लीस्ट अगर कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है एट लीस्ट ए और बी, यानी कहीं पर अगर एट लीस्ट का अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है कि कम से कम ए, तो इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर घटनाओं में मान लिए 7 सिचुएशंस पॉसिबल हैं और वो कह रहा है एटलीस्ट 4, कम से कम 4, तो इसका मतलब यह है कि आइदर 4 और 5 और 6 और 7 उसकी ऑप्टिमम तक बात जाएगी। ये सारे बच्चे अपने दिमाग में बात समझ लें कि जब भी अंग्रेजी में एटलीस्ट का कहीं पर इस्तेमाल होगा सवाल में तो कहा जाएगा कि कम से कम 4 और मान लीजिए 7 उसका ऑप्टिमा है, तो 5वीं घटना भी ली जाएगी, 6ठी भी ली जाएगी और 7वीं भी ली जाएगी। और या कहीं के ऊपर आ रहा है आइदर और, ये आ रहा है यहां के ऊपर आइदर और यहां के ऊपर और, आइदर ए और बी, आइदर ए क्या लिखा, आइदर ए लिखा गया और बी लिखा गया, ये लिखा गया आइदर ए और बी के लिए भी हम लोग ए यूनियन बी का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक देखिए बात पहुंच गई है। इसके बाद में आप लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी अगर कहीं के ऊपर लिखा है बच्चों, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन की बी का मतलब यह है कि जो ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप लोग हमेशा समझेंगे कि साइमल्टेनियस अकरेंस इन ए ऑल्सो इन बी, ये लिखा जाएगा साइमल्टेनियस अकरेंस इन ए एंड बी बोथ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब साइमल्टेनियस अकरेंस इन ए एंड बी बोथ, दोनों में, ए में भी और बी में भी, साइमल्टेनियस ए में भी और बी में भी अगर घटना होगी तभी ए इंटरसेक्शन बी लिया जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग कहीं पर 3 घटनाओं की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ए बी सी अगर 3 घटनाएं हैं और लिखा जा रहा है कि पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एटलीस्ट का इस्तेमाल तो होगा और क्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आइदर ए और बी और सी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है तो साइमल्टेनियस वो घटना ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, सी में भी, साइमल्टेनियस अकरेंस इन ए, इन बी एंड ऑल्सो इन यहां पर ये सी। अब इसके बाद में ये 2 घटनाओं के लिए मैंने आपको यहां के ऊपर बता दिया कि अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा, और अगर हैं तो ये हिस्सा जो है वो यहां से गायब हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बात बता दी कि चैनल पे पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि कोई चीज़ दिमाग से मेरी स्लिप कर जाए तो उसको अपने आप अंडरस्टूड समझिएगा कि सर ने जान के नहीं किया है, बल्कि सर की जबान जो है वो स्लिप कर गई है। ठीक है, तो चीज़ों को कोशिश यही किया जा रहा है कि हर चीज़ बिल्कुल सही पढ़ाई जाए। अब इसके बाद में if there are अगर 3 इवेंट्स ले ली जाएं, इफ देयर आर 3 इवेंट्स बच्चों ए कॉमा बी एंड यहां पर ये सी, देन P
ए यूनियन बी यूनियन यहाँ के ऊपर ये सी बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पी ए और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा पी बी और प्लस यहाँ के ऊपर पी सी। देखिए इसका मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ मेरे पास ऑलरेडी मेरे दिमाग में भी है और मेरी कॉपी में भी है, लेकिन मैं अब कर नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रूफ पूछा नहीं जाता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, इफ द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ के ऊपर लग जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस यहाँ के बाद लग जाएगा माइनस के पी और ए इंटरसेक्शन बी, माइनस के बी इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर सी, माइनस के पी ए इंटरसेक्शन यहाँ के ऊपर सी और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूफ थ्योरम है। अगर इवेंट्स तीन हैं और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ के ऊपर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बात आप समझ लें कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये फार्मूला पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी यहाँ के ऊपर बी इंटरसेक्शन सी और माइनस के पी ए तो ये हम आपको यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ गई। लेकिन ये क्या होगा कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने और ये बाकायदा ड्राइव्ड है। इसके बाद में इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सारे बच्चे देख लें कि इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इस बात को आप समझें कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ऊपर वाला फार्मूला, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए यूनियन यहाँ के ऊपर ये बी और यूनियन सी बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा पी ए और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा पी बी और प्लस यहाँ के ऊपर पी सी। सिर्फ यहाँ तक रहेगा। देखो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ तक बात आई। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हो गया, सवाल नहीं हुए हैं। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें एडिशन थ्योरम। ये जो हेडिंग है आपकी किताबों में आपको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपको एडिशन थ्योरम के नाम से। और एडिशन थ्योरम का मतलब ये हो जाएगा, ये अगर एडिशन थ्योरम में सिचुएशन क्या होगी कि अगर तीन इवेंट ना होकर अगर एन इवेंट्स हैं, क्या लिखा गया कि इफ A1 A2 अप टू यहाँ के पर AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर A1 से लगाकर AN तक सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी A1 यूनियन यहाँ के पर A2 और यूनियन यहाँ के पर आ जाएगा A3 और उसके बाद में यूनियन यहाँ के पर AN होगा। तो बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर PA1 प्लस PA2 और उसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा P और यहाँ के पर A1। लेकिन ये फार्मूला नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो है वो होल्ड नहीं करता। सिर्फ ये फार्मूला एडिशन जो थ्योरम है वो सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि A1 से लगाकर अगर AN तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो PA1 यूनियन A2 अप टू AN जो है PA1 से लगाकर और PAN तक सब आपस में जोड़ दिया जाएगा। या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और किताबों में इसको ऐसे भी लिखा गया है कि A1 प्लस यहाँ के पर A2 और प्लस यहाँ पे लिखा गया है यहाँ के पर A1, यानी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है इन सब इवेंट्स के सम की। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर PA1 और प्लस यहाँ के पर PA2 और उसके बाद में यहाँ के पर ये PN। ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपकी किताबों में दिया हुआ होगा, ये हमने आपको यहाँ तक जो है वो पढ़ा दिया। अब इसके बाद में फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी लगाना जो है वो यहाँ के पर ज़रूरी है।
देखें आप, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग। देखिए ये यहां के पर एग्जाम्पल समझिए चाहे क्वेश्चन समझिए। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, what is the probability of throwing more than 4, more than यहाँ के पर ये 4 in a single throw in is a single throw of dice, in a single throw ऑफ ऑर्डिनरी डाइस लिखा, मैंने डाइस ही लिख दिया। देखिए बात आप सुनिए, एक बात अपने जहन में और बिठा लीजिए कि अगर कोई भी बहुत कलाकार स्टूडेंट है तो सिर्फ एक फार्मूला प्रोबेबिलिटी का है, पीई बराबर एन अपान एन एस। ये सब कोई फार्मूले नहीं है, ये सब फार्मूले इंडियन ऑथर्स ने डिस्कवर किए हैं। आप सारे सवाल पीई बराबर एन अपान एन एस से लगा सकते हैं। यहां पर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जिक्र कर रहा हूं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 4 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे आप एस बराबर 1 2 3 4 5 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 6। आपको पता है कि अगर डाइस फेंका जाए तो सैंपल स्पेस यहाँ के ऊपर ये होगा। अब उसने कहा है कि मोर देन 4, तो इवेंट बच्चों क्या हो गई, इवेंट बराबर मोर देन 4 का मतलब ये हो गया कि इवेंट स्पेस सिर्फ 5 और 6 होगा, क्योंकि मोर देन 4 कह रहा है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि एनी बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 होगा, एक और एक यहाँ के ऊपर ये 2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है पी बराबर यहाँ के ऊपर एनी अपान एन एस होगा। तो एनी अपान यहाँ के ऊपर ये एन एस आ जाएगा, क्योंकि एन एस जो है वो 6 है, तो बराबर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ये इसका आंसर आ गया। देखिए एक तो तरीका मैंने आपको ये बात बताई कि आपको डायरेक्ट फार्मूला आपने इस्तेमाल कर दिया, तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो कहीं पे लगा नहीं। अब मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि सैंपल स्पेस ये है और इवेंट जो है वो मोर देन 4 का मतलब 5 और 6 है, और ए बराबर यहाँ के पर ये 5 माना जाए, और उसके बाद में यहाँ के पर बी बराबर यहाँ के पर ये 6 माना जाए। मोर देन 4 का मतलब 2 घटनाएं हैं, एक घटना को ए से रिप्रेजेंट किया और एक को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटित नहीं हो सकती, 5 और 6 साथ नहीं आ सकता। तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई, और अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई तो ए यूनियन बी बराबर यहाँ के पर आ जाएगा पी ए और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा यहाँ के पर पी बी। और पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पी ए का मतलब हो जाएगा एन ए अपान एन एस बच्चों, क्योंकि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर एन बी और अपान यहाँ के पर एन एस। तो एन ए कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर ये देखिए एन ए बराबर 1/6 और एन बी भी यहाँ के पर 1/6 होगा, तो बराबर आ जाएगा 2/6 बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ के ऊपर 3। देखिए मैंने आपको सिंगल फार्मूले से भी लगा कर दिखा दिया और मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के कॉन्सेप्ट से भी लगा कर दिखा दिया। आंसर 1/3 आएगा। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कह रहा है कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहां के ऊपर कह रहा है कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग at least 7 as
7 in a single throw, in a single throw with 2 dice, with 2 dice। देखिए, ये मुझे आपको सवाल में एटलीस्ट समझाना था, और ऑड्स इन फेवर ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अनुकूल संयोग अनुपात और प्रतिकूल संयोग अनुपात। लेकिन गेम क्या हो रहा है, 2 पासे फेंके जा रहे हैं, और अगर 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो पहले ही मैं कंसेप्ट आपको यहाँ के ऊपर बता चुका कि जो सैंपल स्पेस होगा NS बराबर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 36। अगर 2 पासे फेंके गए तो जब कार्डिनल नंबर सैंपल स्पेस में गिने जाएंगे तो NS बराबर यहाँ के ऊपर ये 36 आ जाएगा। अब ये कहता है, इधर देखिए, कह रहा है एटलीस्ट यहाँ के ऊपर ये 7। देखिए, अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो कह रहा है कि कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जब वो एटलीस्ट कह दे तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 7, फिर 8 भी आ सकता है, 2 पासे फेंके जा रहे हैं, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। 7 से कम नहीं, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए। तो 7 भी लिया जाएगा एज ए इवेंट, 8 भी लिया जाएगा, 9 भी लिया जाएगा, 10 भी लिया जाएगा, 11 भी लिया जाएगा और 12 भी लिया जाएगा। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी, एटलीस्ट 7 कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहला सैंपल स्पेस E1 बराबर बच्चों अगर 7 लिया जाए, ये E1 बराबर 7 लिया जाए, तो इसके लिए जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखो 4,3 बनेंगे बच्चों। पहले पासे पर 4, दूसरे पर 3, पहले पर 3, ये 4, और उसके बाद में 5 2 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, और 1 और यहाँ के ऊपर ये 6 हो सकता है। कम से कम 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ के ऊपर सारे बच्चे देख लें कि NE1 बराबर 2 2 4 और 2 यहाँ के ऊपर ये 6 आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर PE1, और E1 में क्या है कि 7, और 7 में 6 ऑर्डर पेयर है, 2 2 4 और 2 6, तो ये 6 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। ये NE1 होगा और अपॉन NS होगा, तो बराबर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/6। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप 8 निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। E2 बराबर जब 8 के लिए आप निकालिएगा तो बच्चों E2 क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 4 4 होगा, और उसके बाद में 5 3 होगा, 3 5 होगा, और इसके बाद में 6 2 होगा, और 2 और यहाँ के ऊपर ये 6, ये फेवर में घटनाएं जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब इस घटना की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो 2 2 4 और 1 यहाँ के ऊपर 5/36 होगी। 5 ये आएगा और 36 नीचे आएगा। और अगर कोई ऑर्डर पेयर रह जाए, मैंने आपसे क्या कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो मालूम ही होगा कि हमसे गलती नहीं हो सकती, तो उस ऑर्डर पेयर को आप और ले लीजिएगा। यहाँ तक बात आ गई। इसी तरीके से 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9 आएगा, 9 के ऑर्डर पेयर लीजिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। 6 3 आएगा, 3 6 आएगा, 5 4 आएगा, 4 5 आएगा, फिर उसके बाद में 10 की लीजिएगा, 5 5 आएगा, 6 4 आएगा, 4 6 आएगा, और उसके बाद में फिर जब आप 12 की लीजिएगा तो सिर्फ 1/36 मिलेगा, क्योंकि 6 और 6 के अलावा कोई दूसरा जो है वो फेवर में नहीं होगा। और सुन लीजिए, 7 वाली जो घटना है E1 से लगाकर यहाँ तक देख लिया आप इस चीज़ को, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जब प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी E1 यूनियन E2 और यूनियन लगाकर, देखिए 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 11 12, E1 E2 E3 E4 E5 और E यहाँ के ऊपर ये बच्चों यहाँ के ऊपर E6 होगा। ये सारी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ये 7 के लिए होगी, ये 8 के लिए होगी, फिर 9 10 11 और लास्ट वाली जो है वो 12 के लिए होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि PA1 और प्लस यहाँ के ऊपर PE2 लिखेंगे, और लास्ट में लिख देंगे PA और यहाँ के ऊपर ये 6। इसमें हम लोगों ने एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल किया, और जब हम लोग 1/6 से लगाकर 1/36 तक जोड़ेंगे, यहाँ के ऊपर 1/6 लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा 1/, और यहाँ के ऊपर 36 1/6, फिर अगली प्रोबेबिलिटी, और सबको एडिशन थ्योरम के थ्रू हम लोग जोड़ लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर आंसर
यहाँ के ऊपर ये आंसर आ गया 7 अपान यहाँ के ऊपर 12। क्या आ गया बच्चों? अब सारे बच्चे यहाँ के ऊपर सुने कि ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 7/12। देखिए इस घटना को जो E1 यूनियन E2 और E6 तक गई है, देखिए ये E6 तक गई है, अगर हम इसको E से रिप्रेजेंट कर लें तो PE बराबर, जब आप इसको सॉल्व करिएगा 1/6 से लेके 1/36 तक, तो आ जाएगा 7 अपान यहाँ के पर ये 12। सारे बच्चे सुन लें, कह रहा है एटलीस्ट 7, कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली गई कि 7 के ऑर्डर पेयर लिए गए, 8 के लिए गए और 12 के लिए गए, और सारी घटनाओं को कहा गया कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि साथ साथ घटित नहीं हो सकती, और एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोगों ने 7/12 निकाल लिया। और जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री निकालिएगा तो बच्चों 1 माइनस 7 अपान यहाँ के पर ये 12 होगा, और ये आ जाएगा 5/12। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है PE डैश बराबर 5/12 होगा। और आपसे पूछा गया ऑड्स इन फेवर, क्या पूछा गया? ऑड्स इन यहाँ के पर फेवर। मैंने यहाँ के ऊपर आपको एटलीस्ट भी बता दिया और एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल भी बता दिया, और ऑड्स इन फेवर में हमेशा PE ऊपर रखा जाएगा बच्चों, और PE डैश यहाँ के ऊपर ये नीचे। ये रेशियो निकाल लें, क्या निकालना है? ऑड्स निकालना है, रेशियो निकालना है। कौन सा निकालना है? फेवर वाला। तो PE अपान यहाँ के ऊपर ये PE डैश होगा, और PE जो है वो हम लोगों ने बच्चों यहाँ के ऊपर 7 अपान यहाँ के ऊपर 12 निकाला, और ये 5/12 निकाला, बराबर 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 7:2 यहाँ के ऊपर ये 5। ये मैंने आपको एटलीस्ट समझा दिया, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट आपको पता ही था, और उसके बाद में मैंने एडिशन थ्योरम भी आपको यहाँ के ऊपर बता दी। अब इसके बाद में और देखें आप, देखिए कह रहा है कि 8 लेटर्स टू ईच ऑफ विच, यहां के पर ये है, यहां के पर 8 लेटर्स टू ईच ऑफ विच corresponds an envelope. Corresponds an envelope. We placed 8 letters, each of which corresponds an envelope, are placed in the envelopes at random. What is the probability? कहता है कि what is the probability that all letters are not placed in the right envelope. In the right envelope.
देखिए, मैंने इसीलिए इसके पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया था और उसके बाद में फिर मैंने प्रोबेबिलिटी जान के इससे अटैच की कि चीज़ें आपकी जो है वो समझ में आएँ। कह रहा है कि 8 लेटर्स हैं टू ईच ऑफ विच करिस्पॉन्ड्स, सारे बच्चे देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद में हमारे पास में 8 लेटर हैं। टू ईच ऑफ विच करिस्पॉन्ड्स एन एनवेलप आर प्लेस्ड इन द एनवेलप एट रैंडम। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि 8 अगर हमारे पास में लेटर हैं और सबके करिस्पॉन्ड एक एक लिफाफा है, एक एक लिफाफा है, करिस्पॉन्ड एन एनवेलप, यहीं तक पहले बात को समझिए। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ वेज चाहिए होते हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए होते हैं। तो टोटल जब नंबर ऑफ वेज निकालिएगा, टोटल नंबर, आप फेवरेबल नंबर नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज में ये नहीं देखा जाता कि फेवरेबल घटना आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आपके पास में 8 लेटर हैं और 8 लिफाफे हैं तो पहले लेटर को रखने के लिए आपके पास में 8 चॉइसेस होंगी, क्योंकि आपके पास ये देखिए 8 लिफाफे रखे हुए हैं। ठीक है, आपने लेटर उठाया, ठीक है, अब आपने सोचा कि हम किस में रखें, तो आपके पास में 8 चॉइसेस होंगी, 8 लिफाफों में किसी में रखिए। तो पहले लेटर को रखने के लिए देखिए यहाँ के बढ़िया आपके पास में 8 चॉइसेस होंगी, दूसरे लेटर को रखने के लिए 7 चॉइसेस होंगी, फिर उसके बाद तीसरे लेटर को रखने के लिए 6 चॉइसेस होंगी। जब अगला लेटर उठाइएगा तो आपके पास सिर्फ 5 चॉइसेस बचेंगी, उसके आगे के लिए सिर्फ 4 चॉइसेस, फिर 3 और उसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये 2 और फिर यहाँ के ऊपर आखिरी लेटर के लिए सिर्फ आपके पास में 1 चॉइस बचेगी और ये रख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देख लें आप लोग, यहाँ के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जिन्हें आप NS कहेंगे या टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस NS कही जाएंगी। अब NS से भी नोट कर सकते हैं इसको, हम लोग इसको NS से भी कर सकते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 8। देखिए, मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा दी थी कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, यानी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी वेज होते हैं, जितनी भी चॉइसेस होती हैं, उन सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × यहाँ के ऊपर 1 होगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8। ये फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि कोई टास्क आपके पास होता है, उसको करने के अलग अलग तरीके हैं, M1 M2 M3 और सबको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल निकल आता है। ये M1 पढ़ा जाएगा, ये M2 पढ़ा जाएगा, ये M3 पढ़ा जाएगा, इस तरीके से लास्ट कुछ पढ़ा जाएगा और सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टास्क का कंप्लीशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज ये निकल आते हैं। तो 8 से लगाकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ के ऊपर बताऊँ कि सिचुएशन क्या होगी कि वो कहता, अब आगे बढ़िए, कहता है कि आर प्लेस्ड इन द एनवेलप एट रैंडम, और 8 लेटर हैं और उसके बाद में 8 लेटर्स को के करेस्पॉन्ड एनवेलप हैं। कहता है कि एट रैंडम रख दिया जाता है। तो कहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दैट ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवेलप, राइट एनवेलप। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लेटर्स जो हैं आर नॉट प्लेस, नहीं रखा गया किसमें, सही लिफाफे में। सही लिफाफे में न रखने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। देखिए, अगर हम इवेंट को ए से रिप्रेजेंट करें और एक इस चीज की क्या हो कि सही लेटर सही लिफाफे में रखा गया, सही लेटर सही लिफाफे में रखा गया, ठीक। और उसके बाद में जब हम पूछेंगे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुई, तो इस सिचुएशन यहां पर क्या है कि हम लोग को निकालना है कि ना रखा गया, ना रखा जाए। सही लेटर सही लिफाफे, इसका उल्टा क्या होगा कि सही लेटर सही लिफाफे में रखा जाए। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन यहां के ऊपर क्या हो जाएगी कि हमारे पास इसकी
इफ द इवेंट ऑफ प्लेसिंग राइट लेटर इन द, यहां के ऊपर राइट एनवेलप। अब सारे बच्चे सुनिएगा, पहली बात इसका उल्टा हम लोग कर रहे हैं। इफ द लेटर, ये मैं लिख इसलिए जान रहा हूं कि आप बात को मैं आपके दिमाग तक मैं पहुंचा दूं। इफ द लेटर प्लेस्ड, if the event of placing right letter in right envelope, सुनिएगा मेरी बात को, और उसके बाद में फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊं। एनवेलप है ये, और उसके बाद में इसको हम लोगों ने यहां के पर PA से डिनोट कर दिया इस इवेंट को। ये एनवेलप है बच्चों। यहां क्या पूछा गया है, यहां ये पूछा गया है कि आर नॉट प्लेस, ये देखिए नॉट लगा हुआ है, और हमने इसका उल्टा क्या लिया, निकालना ये है। इफ द इवेंट ऑफ प्लेसिंग राइट लेटर, नॉट नहीं है, उसकी उल्टी ली गई है, राइट लेटर इन राइट एनवेलप। अब आप बताइए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब आपको निकालना होती है तो दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फेवर चाहिए होता है और एक टोटल चाहिए होता है। यहां जो पूछा गया है उसका आप उल्टा निकालना है, पूछा गया नहीं निकालना है, उसका उल्टा। क्या उल्टा क्या है कि इफ द इवेंट ऑफ प्लेसिंग राइट लेटर इन राइट एनवेलप, अगर सही लेटर सही लिफाफे में रखा जाए तो इसका जो फेवरेबल वे होगा वो एक होगा। सामने की बात है कि आपने लेटर उठाया और लेटर उठाने के बाद में फिर आपने वो एनवेलप देखा कि जो इसके करेस्पॉन्ड, मान लिया अगर इसको कानपुर जाना है तो आप कानपुर वाला लिफाफा उठाएंगे और रख देंगे, तो इसका मतलब सिर्फ आपके पास में सिर्फ सिंगल वन चॉइस होगी। तो इस घटना की जो प्रोबेबिलिटी बच्चों होगी, देखिए 1 ऊपर आएगा, ये फेवरेबल इवेंट होगी, और नीचे जो है यहाँ के पर फैक्टोरियल 8 होगी। ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, वो हमने आपको निकाल के दिखा दिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज नीचे फैक्टोरियल 8 रखे जाएंगे और फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जो है वो ऊपर रखा जाएगा, वो एक ही होगा। अगर कानपुर का लेटर है तो कानपुर के लिफाफे में रखा जाएगा एक चॉइस, अगर सीतापुर का लेटर है तो सीतापुर वाले लिफाफे में रखा जाएगा एक चॉइस। बात समझ आ रही है? तो ये आपने जो ए इवेंट निकाली है, ये निकाली है आपने इफ द इवेंट ऑफ प्लेसिंग राइट लेटर इन राइट एनवेलप, और वो क्या पूछ रहा है कि आर नॉट प्लेस इन राइट एनवेलप, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है बच्चों। बस मैंने अपनी बात को खत्म किया। इसका मतलब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री PA डैश होगी बराबर 1 माइनस यहाँ के पर ये PA हो जाएगी, ये पूछी जा रही है और ये आपने निकाल ली, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान यहाँ के पर फैक्टोरियल 8। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे सवाल भी चलेंगे, उसके बाद फिर अगली थ्योरम जो है वो होगी, लेकिन अब वो नेक्स्ट टर्न पर होगी। इसको आप लोग जब तक जो है वो देखिएगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर सवाल लगाइएगा। 2-4 सवाल अभी मैं और अगले टर्न के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।